सुप्रभात छात्रों, आज हम बड़े भाई साहब जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी है उसका अगला भाग पढ़ेंगे। और अगला भाग आज मैं समाप्त करने वाली हूँ। उसके बाद फिर पाठ की समाप्ति के बाद प्रश्नोत्तर विचार विमर्श किया जाएगा। अगले भाग में हम पढ़ेंगे, जैसे पिछले भाग में मैंने बताया था कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी कहानीकार प्रेमचंद के बड़े भाई फिर से उसी कक्षा में फेल हो जाते हैं और प्रेमचंद अव्वल दर्जे में पास हो जाते हैं। और जिसका दुख न केवल उनके बड़े भाई साहब को होता है बल्कि लेखक भी या कहानीकार भी अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और उनके मन में एक बुरी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब चूंकि बड़े भाई साहब फिर से एक ही कक्षा में फेल हो गए हैं, अतः वे अब मुझे डांटना फटकारना छोड़ देंगे। अब उनकी हैसियत ही नहीं रही मुझे डांटने की। तो इस भावना का मन में आते ही उन्हें ऐसा आभास होता है कि अब वे स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की जो बुरी भावना उनके मन में आती है वह तुरंत ही समाप्त हो जाती है। अगले भाग का मैंने कठिन शब्दों का अर्थ लिख दिया है, जैसे स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, तकदीर, भाग्य, जमात का अर्थ है कक्षा, समकक्ष का अर्थ है बराबर, दैव का अर्थ है भाग्य, गरूर का अर्थ है घमंड, गरूर घमंड, लघुता छोटा, बेरा रास्ता भटकना, तकदीर भाग्य, नसीब भाग्य या नसीब, पथिक राहगीर रास्ते पर चलने वाला, विरक्त यानी भोग विलास की चीजों से दूर। तो कहानीकार अगले भाग में लिखते हैं, चूंकि अब बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम के बावजूद भी फेल हो गए थे, इसलिए अब वे नरम पड़ गए। प्रतिदिन जो कहानीकार यानी प्रेमचंद को वे नसीहत दिया करते थे, उन्हें आदेश दिया करते थे, उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने की अनुमति नहीं देते थे, अब उनमें नरमी आ गई। अब उनके वचनों में उतनी कठोरता नहीं रह गई, वे नरम पड़ गए। और कई बार डांटने का अवसर प्राप्त होने के बावजूद भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब लेखक कहते हैं कि शायद उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें डांटने का अधिकार नहीं रह गया। क्यों अधिकार नहीं रह गया? क्योंकि अब प्रेमचंद, कहानीकार प्रेमचंद और उनके बड़े भाई सिर्फ एक कक्षा, दोनों में एक कक्षा का अंतराल था। इसलिए कहानीकार यानी प्रेमचंद को अनुभव होता है कि अब उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है और इस तरह उनकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है और कष्ट सहने की शक्ति का कहानीकार ने अनुचित लाभ उठाया। और इस तरह उनके मन में ये धारणा बैठी गई कि वे तो हमेशा पढ़ें या ना पढ़ें पास हो ही जाते हैं, क्योंकि उनका तकदीर यानी भाग्य, उनका नसीब बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत वे पढ़ लिया भी करते थे, अब वे पढ़ाई नहीं करने लगे। अब उन्हें कनकव्वे पतंग यानी कनकव्वे यानी एक छोटा पतंग नहीं बल्कि एक बड़ा पतंग कनकव्वा कहलाता है, उन्हें उड़ाने का शौक उन्होंने पैदा कर लिया अपने आप में और सारा समय वे पतंगबाजी करने में ही व्यतीत कर देते थे। और इस तरह धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति उनका मन, उनका जी उचटने लगा। वे पढ़ाई से विमुख होने लगे, दूर होने लगे। एक दिन ऐसा समय आता है, संध्या बेला में छात्रावास से दूर वे कनकव्वा लूटने के लिए यानी पतंग लूटने के लिए तेजी से बेहताशा मतलब तेजी से दौड़ रहे थे और उनकी आंखें आसमान की ओर थीं, क्योंकि मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। अर्थात यहाँ स्पष्ट करते हैं, एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर जब प्रेमचंद एक कनकव्वे को लूटने के लिए बेहताशा दौड़ रहे थे, तो ऐसा, और उनकी आंखें आसमान की ओर थीं और उनका मन आकाश में उड़ने वाले राहगीर की तरह जो मंद गति से, मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे झूमता हुआ पतन की ओर चला जा रहा हो, पतन का अर्थ है गर्त, गड्ढे की ओर चला जा रहा हो, और मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही। मतलब इसका तात्पर्य यही है कि प्रेमचंद निश्चिंत होकर कि उनके मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा मन में नहीं थी। वे सिर्फ उस कनकव्वे को लूटने के लिए, पकड़ने के लिए बिना सोचे समझे बेहताशा तेज गति से दौड़ते चले जा रहे थे। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई पथिक, कोई राही
आकाश की ओर देखते हुए दौड़ रहा हो और मंद गति से यानी धीरे धीरे झूमता पतन की ओर, यानी वह पतन की ओर, गर्त की ओर, गड्ढे की ओर जा रहा हो। और बालक की पूरी सेना यानी लड़कों की पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जो पतंग, जो कनकौआ आकाश में उड़ रहा था, उस पतंग को पकड़ने के लिए युवकों की, बालकों की एक टोली उसके पीछे पीछे भाग रही थी। किसी को होशो हवास नहीं था। जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम है, ना गाड़ियां। उन दिनों यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं थी, सड़कें भी पक्की नहीं थी और खुला आसमान के नीचे खुली जगह ही थी। और इस तरह खुली जगह होने के कारण, किसी भी प्रकार की रुकावट न होने के कारण बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ रहे थे। और इसी जगह अचानक लेखक की मुठभेड़ अपने बड़े भाई साहब से हो गई, जो बाजार से जरूरत की चीजें खरीद कर लौट रहे थे। उन्होंने उन्हें वहीं पकड़ लिया और उन्हें डांटते हुए उग्र भाव से क्रोधित होकर बोले कि इन बाजारी लड़कों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती। धेले मतलब महत्वहीन कनकौवे ने पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए इन बाजारी लड़कों से, यानी जिन लड़कों में ना आचार विचार है, ना वे उनमें किसी भी तरह का कोई गुण है, ऐसे लड़कों की मंडली में सम्मिलित होकर आप इस पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। यह भी उन्होंने डांटते हुए कहा कि ठीक है, वे अब नीची जमात में नहीं हो, भले ही वे अपनी कक्षा में फेल हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें अच्छी तरह समझना है कि अब वे नीची कक्षाओं में नहीं, यानी अब उनकी उम्र बाल्यकाल की नहीं रह गई है। अब वे आठवीं कक्षा में आ गए हैं और सिर्फ कहानीकार से उनके बड़े भाई एक दर्जे यानी एक ही कक्षा नीचे हैं। इसलिए समझाते हुए, अब तक तो कहानीकार को अनुभव हो रहा था कि चूंकि बड़े भाई से अब वे एक ही कक्षा नीचे रह गए हैं, इसलिए बड़े भाई ने अब उन्हें उपदेश देने का अधिकार खो दिया है। लेकिन यहाँ हमें समझना है बच्चों कि भले ही हमारे बड़े जन, वे मैंने उस पहले ही बताया है, भले ही वे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन जो तजुर्बा यानी जो अनुभव है, वही अनुभव अपने से छोटों को सही राह दिखाता है। लेखक के बड़े भाई भी पढ़ाई में भले कमजोर हैं, कई बार कक्षा में फेल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने भाई की चिंता है, फिक्र है। वे चाहते हैं कि उनका बड़ा भाई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अव्वल दर्जे में तो आए ही, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बने, चरित्रवान इंसान बने। इसलिए डांटते हुए उन्होंने उन्हें कहा कि कम से कम हर एक मनुष्य को अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ, यानी तुम्हारे मन में ये धारणा है कि मैं अपने भाई से सिर्फ एक कक्षा नीचे हूँ और इसलिए अब मुझे मेरे बड़े भाई को मुझसे कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया है। और इसलिए बड़े भाई साहब कहते कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और उन्होंने अपनी उम्र का तकाजा देते हुए कि मैं तुमसे, वे कहानीकार से 5 साल बड़े हैं, भले ही एक जमात ही आगे हैं, यानी एक ही कक्षा आगे हैं। परीक्षकों का यही हाल होता तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, यानी मैं और तुम एक ही कक्षा में, समान कक्षा में पढ़ने लगेंगे और शायद 1 साल बाद मुझसे तुम आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुझ में 5 साल का अंतर अवश्य है और उम्र का अंतर ही मुझ में समझ शक्ति और तुम्हें सही रास्ते पर या सही निर्णय या सही सुझाव देने की इच्छा जगाता है। और अनुभव, तजर्बा, जिंदगी का जो तजर्बा है, अनुभव है, तुम उस अनुभव से मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो, चाहे एमए करो या डीलिट या डीफिल क्यों ना करो, यानी आगे की पढ़ाई में अव्वल दर्जे में क्यों ना आओ, तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां भी क्यों ना ले लो, लेकिन अनुभव सबसे बड़ी बात होती है। वे फिर कहते हैं कि समझ पढ़ाई से नहीं आती, दुनियादारी से आती है। यानी जीवन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, मुश्किलों, बाधा विघ्नों का जिसने अनुभव किया है, वही व्यक्ति दुनिया से लड़ सकता है। दुनिया के लोगों से ऐसा ही व्यक्ति
विजय प्राप्त कर सकता है। और वे अपनी अम्मा का उदाहरण देते हैं, हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, यानी वे अनपढ़ थी, और उनके दादाजी 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन दोनों चाहे सारी दुनिया पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। भले ही हम आगे की पढ़ाई कर लें, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें, लेकिन हमारे अम्मा और बड़े जनों को, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों को हमें सही रास्ता दिखाने का अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पालक हैं, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, लेकिन वे भले कम पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हैं, पर उन्हें जिंदगी का अनुभव है, और वही अनुभव मुझे भी है। मैं तुमसे बड़ा हूं, और इसलिए बड़े होने के नाते मुझे तुम्हें सही रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। दैव ना करे, दैव का अर्थ भाग्य ना करे, यदि मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम डर जाओगे, क्योंकि उस परिस्थिति का सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, तुम्हें अनुभव नहीं है। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे। यानी यहाँ पर अपने दादाजी का उदाहरण देते हैं लेखक के बड़े भाई, और कहते हैं कि यदि मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम सिर्फ तार दे सकते हो। तार एक प्रकार का सूचना तंत्र है। इन दिनों इस सूचना तंत्र का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता, उन दिनों का महत्वपूर्ण सूचना तंत्र था। लेकिन यदि दादाजी हो, क्योंकि दादाजी अनुभवी हैं, इसलिए वे किसी को तार नहीं देंगे, ना तो वे घबराएंगे और ना ही बदहवास होंगे यानी डरेंगे। पहले खुद मरज पहचान कर, मरज का अर्थ होता है बीमारी, पहचान कर इलाज करेंगे, और उस इलाज में वे सफल ना हुए तो वे डॉक्टर को बुलाएंगे। और बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, और इस तरह वे अपने अनुभव का प्रदर्शन करेंगे, वे अपने अनुभव के अनुसार कार्य करेंगे। हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा पानी भर कैसे चले, हमें इतना भी अनुभव नहीं है, हमें इतनी भी समझ नहीं है कि जो रुपया हमारे दादाजी हमारे लिए भेजते हैं उसका खर्च हमें कैसे करना है। और यही कारण है कि कभी नाश्ता बंद हो जाता, कभी धोबी और नाई से हम मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। कहने का तात्पर्य यही है, बड़े जन अनपढ़ हो या शिक्षित, लेकिन वे अनुभवी होते हैं और अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपने जीवन के सभी दुखों कष्टों का निवारण करते हैं। उन्होंने कुटुंब का पालन पोषण किया है। सब मिलकर हमारे परिवार में 9 आदमी थे। वे फिर उदाहरण देते अपने हेडमास्टर के बारे में, लिखते हुए एमए हैं, और एमए की डिग्री उन्होंने ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की है। उन्हें प्रति माह 1000 रुपये मिलता है। पहले वे स्वयं परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी लिए थे, लेकिन अब उस जिम्मेदारी को उनकी बूढ़ी माँ ने संभाला है। बूढ़ी माँ अनपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन हेडमास्टर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी बूढ़ी माँ को परिवार की जिम्मेदारी सौंपते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर से अधिक अनुभवी है, भले वे अनपढ़ या गंवार है या अशिक्षित है। और इस तरह कहते हैं, भाईजान गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो, इसलिए अहंकार मत करो, अहंकारी मत बनो, और मेरे देखते हुए बेराह ना चलने पाओगे। और यह अच्छी तरह समझ लो कि जब तक तुम मेरी निगरानी में हो, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना मेरा परम कर्तव्य है। और यदि मैं तुम्हें सही रास्ता ना दिखा पाता हूँ तो यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए बार बार छात्रों मैंने ये कहा है कि भले ही अशिक्षित या कम पढ़े लिखे हमारे परिवार के सदस्य हों, लेकिन उनका तजुर्बा, उनका अनुभव हमें हमेशा सही रास्ता दिखलाता है। फिर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। स्वाभाविक है बच्चों, आप अपने परिवार का भी स्वयं अनुभव कर सकते हो। बड़े बुजुर्ग जब हमें सुझाव देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमें सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं, तो उनके वचन, उनके शब्द हमें जहर की तरह प्रतीत होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन विचलित रहता है, हम एकाग्र मन वाले नहीं होते, हमारा मन संतुलित नहीं रहता। और यही वजह है कि इस तरह की अच्छी बातें, उपदेश या अच्छे वचन हमें कड़वे प्रतीत होने लगते हैं। अगले परिच्छेद में कहानीकार लिखते हैं, वे अपने बड़े भाई की युक्ति यानी वचनों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, यानी सर झुका लेते हैं। और आज सचमुच
बड़े भाई के वचनों को सुनकर, अनुभवों को सुनने के बाद, उन्होंने जिन जिन उदाहरणों के द्वारा अनुभव के महत्व का स्पष्टीकरण किया, उसे सुनने के बाद कहानीकार यानी प्रेमचंद को अपने आप को आभास हुआ कि वे सचमुच अनुभव में छोटे हैं और भाई साहब के प्रति यानी अपने बड़े भाई साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। उनकी आंखें भर गई सजल आंखों से, सजल यानी अश्रुपूर्ण आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है, आपको कहने का अधिकार है। और सचमुच अपने छोटों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए बड़ों का अधिकार होता है और उनके द्वारा, उनके कथन अनुसार यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके कथन अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो हमें अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। अगले भाग में लिखते हैं कि अंत में सारे गिले शिकवे भूलकर बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा कि कनकव्वे उड़ाने को मन नहीं करता क्या। यानी लेखक के बड़े भाई अंत में स्पष्ट करते हैं, कहानीकार को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे भी कनकव्वे उड़ाने का शौक है, मुझे भी इच्छा होती है मैं फुटबॉल खेलूं, मैं भी खेल मैदान में जाऊं, लेकिन यदि मैं बेराह यानी रास्ता भटक जाऊं तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, और तुम्हारी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि माता पिता और बड़े जनों ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। और इस तरह संयोग से उसी वक्त एक कनकौवा कहानीकार और उनके बड़े भाई के ऊपर से गुजरा और उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल का अर्थ है झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, किंतु लेखक के बड़े भाई साहब लंबे थे, उन्होंने उछलकर पतंग की डोर पकड़ ली और दोनों खुशी खुशी अपने छात्रावास की ओर दौड़ पड़े। और इस तरह कहानीकार का अंतिम संदेश यही है, अनपढ़ हो या शिक्षित हो या कम पढ़े लिखे क्यों ना हो, बुजुर्ग हो या जवान, यदि वे हमसे बड़े हैं तो उनके द्वारा दी गई सीख, उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमें सही रास्ते पर ले जाती है। अतः हम जीवन में सभी से, वह ठीक है हमसे कम ज्ञानी हो या कई बार परीक्षाओं में फेल हो जाया करता हो, ऐसे बड़े जनों से भी हमें जीवन में कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। लेखक के बड़े भाई भी भले ही कमजोर थे पढ़ाई में, लेकिन उन्हें जीवन का अनुभव था और अपने बड़े भाई को अपने उन्हीं अनुभवों के माध्यम से, उन्हीं अनुभवों के द्वारा वे सही रास्ते पर ले जाने के लिए कृत संकल्प थे। आशा है छात्रों पाठ समझ में आ गया होगा। हम अगले क्लास में प्रश्नोत्तर विचार विमर्श करेंगे। शुक्रिया।